तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023, एमपीएसआई महिला पर्यवेक्षक एमपीपीएससी सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है 2011 की जनगणना स्थिति। 2011 की जनगणना से काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं और आगे इन प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि नया टॉपिक भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो आज से इनमें प्रश्नों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे कहीं से भी अगर जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब दे दें, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो। ठीक है, चलिए, आपका डेली एग्जाम एनालिसिस हो रहा है। तीनों शिफ्ट का आज एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करना। केवल आपको व्हाट्सएप के लिए नंबर है, केवल व्हाट्सएप करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम एनालिसिस कराएंगे और हर टॉपिक पर डिटेल में हम वीडियो भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। देखिए तो मेघालय जनसंख्या वृद्धि दर में पहले स्थान पर हो गया। और न्यूनतम अगर बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुई है, तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह नागालैंड में देखने को मिल रही है। ठीक है, और देख लीजिए पॉइंट, देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश में हुई है। अब देखिए यहाँ पर आपसे प्रतिशत में पूछा था, यहाँ पर टोटल पूछ रहा है, तो ये अंतर आपको दिमाग में रखना है कि प्रतिशत में पूछा जा रहा है कि संख्या में पूछा जा रहा है। प्रतिशत में अगर कहे तो मेघालय में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है, अगर जनसंख्या में कहे तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, मेघालय की वृद्धि दर कितनी रही है पूछा जा सकता है, तो 27.95% जो है वो मेघालय की वृद्धि दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई आपको बता दें, आपको पता है एसएससी जीडी की 80,000 वैकेंसी आने वाली हैं सीआरपीएफ और एसएससी जीडी को मिलाकर के। उन वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब निकाली गई है, एक तरह की स्टडी गाइड है। इसमें हर एक सब्जेक्ट को क्लियर किया गया है जो भी आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सबको एक तरफ से कवर किया गया है। इसमें आपको मिलेगा 2800 बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं, 5 सॉल्व पेपर और पूरा सब्जेक्ट की आपको डिटेल में जानकारी। ठीक है, इसके साथ साथ में चक्षु प्रकाशन के ही द्वारा यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो आप स्टडी गाइड से अपनी तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस को और मजबूती दे सकते हैं। ये दोनों कॉम्बो पैक आप आराम से मंगा सकते हैं और काफ़ी कम कीमत में एसएससी जीडी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। कहीं बाहर आपको जो है कोचिंग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। किताब मंगा लीजिए और अभी से इसको खींचना शुरू कर दीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपकी एक सीट एसएससी जीडी 80,000 में पक्की हो सके। ठीक है, इतनी वैकेंसी फिर दोबारा कभी नहीं आने वाली हैं। दोनों किताब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं और अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो कम समय में कम कीमत पर अच्छी तैयारी के लिए इन दोनों किताबों को आप मंगा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। भारत की बात करें तो भारत का 382 जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं कहां पर, भारत में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो आपका बिहार राज्य का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में बात करने, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ही पूछा जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार का है। राज्यों में बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, अभी हमने आपको बताया था। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में, यह आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में। ये हमने आपको सब कुछ बता दिया, आप आराम से यहाँ पर समझ चुके होंगे। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगला देखिए, किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई है? भाई ऐसा कौन सा राज्य है, तो नागालैंड है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पर 2011 की जनसंख्या में देखा गया है कि पिछली जनसंख्या की तुलना में इस बार कम हुई है। तो 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या वृद्धि -0.58 रही है, ठीक है ना, कि जनसंख्या वृद्धि इस बार माइनस में गई है। ये आपको स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा, क्योंकि माइनस में रही है। और एकमात्र ऐसा राज्य नागालैंड है। नागालैंड की वो क्या कहते हैं, आपका एक नृत्य है नागालैंड का, कौन सा है, हॉर्नबिल जो पक्षी है, हॉर्नबिल पक्षी कहाँ का, वो नागालैंड का है। ये आपको याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में अभी पूछा गया हॉर्नबिल वाला, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनसंख्या को किस मतलब जनगणना को किस सूची में रखा गया है? तो संघ सूची का विषय है जनगणना, जो आपके आर्टिकल 246 में ऐसा बताया गया है कि जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। तो जनगणना संविधान की 7वीं सूची में इसका वर्णन है, ठीक है। भारतीय संविधान के 7वीं सूची में इसका वर्णन है और ये संघ का विषय है, केंद्र का विषय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। तो अगर काउंटिंग में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। प्रतिशत में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है, लगभग 90% जो लोग हैं वो वहां पर ग्रामीण वासी हैं, ठीक है ना। और आपको याद रखना, ये अंतर आपको याद रखना, अगर प्रतिशत में पूछता है तो हिमाचल प्रदेश में है, अगर नंबर में पूछता है तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। देखिए सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहां पर है, तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहां पर है, गोवा में है भाई। गोवा वाले बीच पर सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या काउंटिंग में कहां पर है, गोवा में है। और न्यूनतम कहां पर है, तो न्यूनतम आपकी 10%, वो भी आपकी कहां पर है, गोवा में है, न्यूनतम जनसंख्या ग्रामीण वाली, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या, सीधी सी बात है, सबसे कम ग्रामीण संख्या कहां होगी, जहां सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या होगी। तो सबसे कम ग्रामीण संख्या आपकी गोवा में है और सर्वाधिक जो आपकी शहरी जनसंख्या है वो भी गोवा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा में गांव है ही नहीं, यही मान लीजिए, ठीक है। चलिए, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय पर हुई थी, इतिहास भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। देखिए प्रश्नों की संख्या आपको कम मिलेगी लेकिन डिटेल जानकारी ज़्यादा मिलेगी। अगर हम चाहते तो उस डिटेल को हम प्रश्न बना करके 100-150 प्रश्न बना देते, फिर क्या मतलब रह जाता है ना। इसलिए प्रश्नों की संख्या कम है लेकिन डिटेल में हमने उस चीज़ को कवर कर लिया। जैसे कि आज अब यहाँ से जनगणना का इतिहास के बारे में पूछा गया ना, तो जनगणना के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम कवर कर लेंगे। तो लॉर्ड मेयो के टाइम पर जनगणना की शुरुआत हुई थी। अब कब कब हुई थी, कब संविधान की मतलब स्वतंत्रता के बाद कब हुई, वो सब हम इसी एक ही प्रश्न में कवर कर लेंगे। देखिए भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872 में हुई थी। ये प्रश्न आपके एमपी पुलिस में अभी पूछा गया है कुछ दिन पहले, ठीक है। 1881 में भारत में नियमित जनगणना शुरू हो गई और वो किसके टाइम पर, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर नियमित जनगणना शुरू हो गई। 1881 से लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना शुरू हो गई, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ये 3 प्रश्न हैं, पहली कब हुई, नियमित कब हुई और स्वतंत्र भारत की कब हुई। तो 1951 में स्वतंत्र भारत की जनगणना शुरू हो गई थी और पहले जनगणना आयुक्त स्वतंत्र भारत के कौन थे, तो R.A. गोपाल स्वामी। याद रखना ये प्रश्न बनेगा, R.A. गोपाल स्वामी जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। 1951 में इन्होंने जनगणना करवाई थी, ठीक है भाई। चलिए 2011 की जनगणना क्रम में कौन सी जनगणना, तो 2011 वाली जो जनगणना थी वो क्रम में 15वीं जनगणना थी। कौन सी, 15 नंबर की। 2011 की जनगणना क्रम में स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। 2011 की जनगणना का शुभंकर कौन है, तो एक शुभंकर नियुक्त किया जाता है। तो 2011 की जनगणना का शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। क्या, प्रगणक शिक्षिका, ये 2011 की जनगणना का शुभंकर है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, ये सारे प्रश्न अलग अलग बनाए जा सकते थे लेकिन हमने पॉइंट बाय पॉइंट एक ही प्रश्न में कवर कर लिया, ठीक है। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये 2011 की जनगणना का जो है आपका थीम थी, कह सकते हैं, ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली जो है, यह नाम याद रखना भाई, पूछा जाएगा। डॉक्टर सी चंद्रमौली ये 2011 की जनगणना के आयुक्त थे, ठीक है। तो पहली की कौन आयुक्त थे वो भी हमने आपको बता दिया। 2011 जो लेटेस्ट हुई उसके कौन आयुक्त थे वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया और इस पर 4-5 स्टार मार्क कर लीजिए। अगली किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलने वाला है। हमने बोल दिया मतलब मिलने वाला है तो भाई मिलने वाला है, ठीक है। ये तो अपना रिकॉर्ड रहा है, पिछले आप देख सकते हैं, पिछली जितनी हमने वीडियो बनाई है जिस पर हमने कह दिया स्टार मार्क कर लिया तो वो अगली शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिल जाता, ठीक है। तो 1911 से 1921 का जो आपका टाइम रहा है वो भारतीय जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो आइए देखिए। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या दर की जो वृद्धि है वो ऋणात्मक हो गई, यानी माइनस में होने लगी वृद्धि। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। इसलिए 1921 के वर्ष को हम 1911 से 1921 के जो टाइम होता है उसे हम महान विभाजक वर्ष कहते हैं। और जो मेनली अगर बात करें तो 1921 का जो वर्ष है वो महान विभाजक वर्ष कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो माइनस में पहुंच गई थी पूरे भारत की। अभी तो नागालैंड की है केवल, पर इस टाइम पे पूरे भारत की ही जनसंख्या जो है वो माइनस में पहुंच गई थी। इसलिए इसे हम महान विभाजक वर्ष कहते हैं 1921 को, ठीक है। उसके बाद फिर कभी नीचे नहीं गई, फिर तो आगे बढ़ती चली गई। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, तो ये आपको नंबर में दिया गया 121085497, ठीक है। लास्ट में 77 याद रखना अगर आपसे नंबर में पूछा जाए, नहीं तो डायरेक्ट पूछते हैं 121 करोड़ और जाए तो एक 121.05 करोड़ जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। वर्तमान में तो बहुत बढ़ गई भाई, ठीक है। वर्तमान में हम चाइना को पीछे कर चुके हैं, ठीक है। चलिए
अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में अभी पूछा गया है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 17.5% जो है वो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का है, ठीक है। पुरुष की बात करें तो पुरुष हैं वर्तमान में 51.47% और महिला है 48.53%। ये पुरुष और महिला परसेंटेज की बात कर लेते हैं भारत में। भारत की शहरी जनसंख्या, अब पूरा हमने यहाँ पर जनसंख्या वाला कवर कर लिया है, काउंटिंग वाला जो नंबरिंग होता है वो एक ही प्रश्न में हमने कवर कर लिया है। देखिए भारत की शहरी जनसंख्या कितना है, तो भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंट है 31.2% लोग शहर में रहते हैं और 68.8% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, ठीक है। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। काउंटिंग में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम जो है आपका वो 6 लाख जनसंख्या के साथ में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक कौन है, उत्तर प्रदेश 20 करोड़, न्यूनतम कौन है 6 लाख, सिक्किम, ठीक है। चलिए केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है, काउंटिंग में। और अगर हम कम की बात करते हैं न्यूनतम की, तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ये भी दोनों आपको याद रखना, केंद्र शासित में कौन है और आपका नॉर्मल राज्यों में कौन है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है, तो भारत का जो वर्तमान लिंगानुपात है वो 943, 943 जो है वो वर्तमान में भारत का लिंगानुपात है। मतलब कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए अभी एमपी की जनगणना नहीं इसमें काउंट किया, अभी एमपी की जनगणना से प्रश्न आ नहीं रहे हैं, तो काहे को काउंट करना, अगर आएंगे तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, ठीक है, भारत का 943, केरल का है 1084, सर्वाधिक किसका है, केरल का है। न्यूनतम किसका है, न्यूनतम हरियाणा का है 879, ठीक है। तो सर्वाधिक आपका लिंगानुपात केरल का और न्यूनतम हरियाणा का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 1037 के साथ में पुदुचेरी जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या आपका लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन एवं दीप, यहाँ पर 618 जो है लिंगानुपात पाया जाता है, ठीक है। तो केंद्र वाला कौन है और राज्य वाला कौन है, दोनों यहाँ पर क्लियर हो गया, एक ही प्रश्न में आपका लिंगानुपात क्लियर हो चुका है, ठीक है। यही प्रश्न आपके लिंगानुपात से पूछेंगे कि भारत का कितना है 943 और आपका केरल का कितना है 1084, सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन है, हरियाणा का 879। उसके बाद पूछेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक किसका है, आपका सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो पुदुचेरी का है 1037, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तो दमन एवं दीप का है 618, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना, अभी शिशु लिंगानुपात वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो हम इस प्रश्न में कवर कर लेंगे। तो भारत का शिशु लिंगानुपात है 919, ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 919 जो है महिलाएं हैं, मतलब बच्चियां हैं, जिन्हें हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात में 0 से 7 वर्ष तक के बच्चों को काउंट किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर हम सब कुछ अपना कवर कर लेंगे। देखिए शिशु लिंगानुपात में जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की, याद रखना 6 वर्ष, ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक की आयु तक प्रति 1000 बालकों की जनसंख्या की तुलना की जाती है। याद रखना 0 to 6 जो है यहाँ पर काउंट किया जाता है, ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अब देखिए सर्वाधिक न्यूनतम दोनों कवर कर लेंगे। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है 972, न्यूनतम कौन सा है, तो न्यूनतम आपका हरियाणा है। अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाला आप अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, तो अंडमान निकोबार का कितना 968, न्यूनतम किसका है, तो दिल्ली का है 871। दोनों का कवर होगा एक ही प्रश्न में, भारत का कवर हो गया, राज्यों का कवर हो गया, यूटी का कवर हो गया, ठीक है। शिशु लिंगानुपात का सिस्टम खत्म। इसी में 4-5 प्रश्न बनाना चाहते हो तो 4-5 प्रश्न बन सकते थे, लेकिन समय आपका महत्वपूर्ण है, हमारा भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो भाई ये प्रश्न भी पूछा गया एमपी पुलिस में, आपका कल ही पूछा गया है। साक्षर राज्य और निरक्षर, मतलब साक्षर और कम साक्षर, दोनों प्रश्न कल ही पूछे गए हैं। तो साक्षरता का अर्थ क्या होता है, देखो सर्वाधिक साक्षर आपका केरल है, सबको ही पता है, ठीक है ना। देखिए साक्षरता का अर्थ क्या है, तो साक्षरता का अर्थ है 7 वर्ष या उससे अधिक जो भी व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसे हम साक्षर मानते हैं। कितने से, 7 वर्ष या फिर उससे अधिक। अब 7 वर्ष से छोटा होगा तो वो क्या पढ़ना जानेगा ना, तो 7 वर्ष से अधिक को याद रखना। ये प्रश्न बनेगा कि आपकी उम्र कितनी मानी जाती है साक्षर में, तो 7 वर्ष से ऊपर की, ठीक है। चलिए सर्वाधिक, अब यहाँ पर पूरा हम यहाँ पर कवर कर लेंगे एक एक पॉइंट। देखिए सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, कितनी साक्षरता है, 94%। न्यूनतम कौन है, तो न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार है, कितनी है, 11.8%, ठीक है। 11 नहीं होगी यार, ये कुछ और होगी, 18.8 होगी, ऐसे कुछ करके होगी, ठीक है ना। इसको एक बार आप देख लेना, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलिए इतनी कम थोड़ी होगी साक्षरता, ठीक है। चलिए केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षर कौन है, लक्षद्वीप है 91.8%। न्यूनतम साक्षर कौन है, तो दादर और नागर हवेली है 76.2%, ठीक है। तो ये आपको पूरा हो गया, यहाँ पर राज्यों का पता चल गया, भारत का पता चल गया, केंद्र शासित प्रदेशों का भी साक्षरता दर पता चल गई, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति एससी की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 20.14 करोड़ जो है जनसंख्या एससी के शेड्यूल्ड कास्ट की है। ठीक है, अब चलिए एससी वाली पूरा हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिए 2011 की जनगणना का सबसे अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक एससी कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक एसटी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एससी और मध्य प्रदेश में एसटी। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज में पंजाब है। ठीक है, वैसे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है और परसेंटेज में पंजाब है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अब ये प्रश्न बनेगा कि कौन कौन सी जगह पर एससी जनसंख्या नहीं पाई जाती? तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति वाले यहाँ पर निवास नहीं करते हैं, कोई भी एससी वाले यहाँ पर निवास नहीं करते हैं। 2021 की जनगणना के आयुक्त कौन है? मतलब 2021 के जनगणना आयुक्त कौन है? तो 2021 में आपकी जनगणना होने वाली थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। ये आपकी पहुंच गई है 2024 में होगी, लेकिन नाम इसका 2021 वाला ही रहेगा। ठीक है, 2021 आपकी जो है 16वीं होगी, क्योंकि 15वीं 2011 थी। और जो जनगणना आयुक्त बनाए जाएंगे वो हैं श्री विवेक जोशी। 2021 के कौन हो जाएंगे? श्री विवेक जोशी। और चंद्रमौली कौन थे? तो चंद्रमौली 2011 वाले थे। ठीक है, तो विवेक जोशी 2021 के होंगे। 2021 की जनगणना पूरे फैक्ट बता दे रहे हैं, आपके आयुक्त विवेक जौहरी हैं। आदर्श वाक्य क्या है 2021 का? तो 2021 का आदर्श वाक्य हो जाएगा जन भागीदारी से जन कल्याण तक। ये 2021 का हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है भाई 2021 का बताओ, 2011 का बताओ, पहला बताओ, तो सब बता सकते हैं आप। 2021 की जनगणना भारत में पहली डिजिटल जनगणना होगी। स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न बनेगा कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी होने वाली है? तो 2021 की जनगणना जो 2024 में होगी, भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है। ठीक है भाई, चलिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? टोटल कितने जिले हैं? तो कुल 640 जिलों को शामिल किया गया है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया था अभी आपके एमपी में परसों या नरसों की शिफ्ट में कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला महाराष्ट्र है। भाई 3-4 दिन पहले से जनगणना के प्रश्न शुरू हो गए हैं, आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अब जब ज़्यादा प्रश्न आने लगे हैं तब आपका ध्यान इस पर गया है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये न्यूनतम है। तो देखिए कितने टोटल जिले हैं? 640। सर्वाधिक कहाँ पर है जनसंख्या? ठाणे महाराष्ट्र। न्यूनतम कहाँ पर है? दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में। अब इतना फैक्ट भाई पसंद आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना प्यारा सा, जिससे कि अगली वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आए, जिसमें आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वैसे आगे जो भी टॉपिक नया पॉइंट अगर ऐड होगा, नया टॉपिक ऐड होगा, तो उसके ऊपर तो हम वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय मुसलमान का कुल कितना परसेंट है? तो कुल 14.2% जो है वो आपको भारत में मुसलमान मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 2021 की जनगणना जो होने वाली है उसमें कितनी भाषाओं में जनगणना होगी? तो कुल 16 भाषाओं में आपकी 2021 की जनगणना होने वाली है। ठीक है, भारत की जनगणना, ये भी प्रश्न आपके एमपी पुलिस में अभी पूछा गया है 3-4 दिन पहले, ये शुरू में आया था, 14 अगस्त के एग्जाम में आया था। ठीक है, क्या कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद में कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो बंगाली एक ऐसी भाषा है जो हिंदी के बाद में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी? सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, 43.63% जो है वो हिंदी बोली जाती है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर की जनसंख्या, शहर में बात करें किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वही आपका मुंबई महाराष्ट्र, इसकी शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसे हम क्या कहते हैं? भारत की मिनी राजधानी कहते हैं मुंबई को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? वो भी मुंबई को कहते हैं। तो जिला में भी सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र ठाणे की है और शहरी जनसंख्या भी मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2011 की जनगणना कौन से क्रम की थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करते हैं तो ये क्रम में 7वीं थी। ठीक है, क्रम में कौन सी 7वीं थी? शुरू से बात करते हैं तो 15वीं थी, और क्रम में अगर हम बात करें 2021 वाली 8वीं होगी स्वतंत्रता के बाद में, और क्रम में बात करें तो 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते सारा फैक्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना जो है आपकी हर 10 वर्ष के बाद में एक बार की जाती है। कोरोना वायरस की वजह से 2021 में जनगणना नहीं की गई थी, जो 2024 में अब की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत आबादी शहरी है? तो कुल 31.2% आबादी शहरी है और 68.32% जो आबादी है आपकी, वो आपकी ग्रामीण आबादी है। ऊपर बता करके आई हैं आपको। किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है? तो राजस्थान में साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है पुरुष और महिला में। ये अंतर आपका 21.1% का अंतर है। इतना अंतर पुरुष और महिला की साक्षरता में है राजस्थान में।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ा करके कितना कर दिया? 2000 में ये डिसाइड किया गया था कि 2045 तक हमको जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है इसमें स्थिरता लाना होगा, ठीक है। लेकिन इसको अब 2045 से बढ़ा करके कितना कर दिया? तो 2070 कर दिया है। 2070 तक स्थिरता प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, आपके एमपी पुलिस के लेवल की, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पीएससी के लेवल की हमने सारे जनगणना के प्रश्न करा दिए हैं। 2011, 2021 सबके करा दिए हैं। यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। 2 बार इस वीडियो को देख करके जाना अगर आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 3 प्रश्न लगभग आने की संभावना है, ठीक है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, सक्सेस जंक्शन के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी मटेरियल के लिए है, जो है आपका सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर ये एक तरह का डिस्कस ग्रुप है और यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे राकेश यादव सर की बुक्स मिल जाएगी, ठीक है, नीतू मैम की बुक्स मिल जाएगी, आदित्य पटेल सर की, आदित्य रंजन सर की बुक मिल जाएगी, पटवारी आबकारी वन रक्षक, तीनों के पेपर एक साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आप ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नहीं तो सर्च कर लेना भाई, सर्च कर लेना टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी भाई वीडियो पसंद आ गया अब तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी मित्रों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। और अगली शिफ्ट में जब भी आपका एग्जाम हो तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करना अपने नाम के साथ में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट छूटने वाली है लगभग 10:30 बजे, 8:30 से 10:30 बजे तक है। हमारे पास प्रश्न आ जाएंगे 11 बजे तक और आपके पास वीडियो आ जाएगा 12 बजे तक, ठीक है। फर्स्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपका हम करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। अगली कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।